शुरू हो चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? सभी को गुड आफ्टरनून। हेलो, हाय, नमस्ते। आवाज नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, आ तो रही है आवाज। आवाज आ रही है भाई, बताना एक बार। वॉइस ऑडिबल और नॉट? ठीक है आवाज, सारे बच्चे कह रहे हैं आ रही है। चलो भाई, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। प्रॉपर है, सारी चीजें प्रॉपर। चलो भाई, शुरू करेंगे भाई आज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की कड़ी में हमारा 8वां प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। पूरे प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? देखो भाई, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन का काम क्या होता है। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई गई थी कि प्रोनाउन या तो आपका सब्जेक्ट बन सकता है भाई, और या फिर आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये बात आपको पता ही है। ठीक है, दूसरी चीज, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो भी या तो सब्जेक्ट बन रहा होगा और या फिर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। कह सकते हैं भाई? हाँ भाई, कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने आप में या तो सब्जेक्ट होते होंगे या ऑब्जेक्ट होते होंगे, पहली बात। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो होते ही होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये प्रोनाउन होने के साथ साथ रिलेटिव भी है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। बेटा, रिलेटिव का मतलब होता है जिन जो चीजें संबंध स्थापित कर दी हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन संबंध स्थापित करने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम हो जाएंगे भाई। पहला काम, एक जो प्रोनाउन का काम होता है वो तो ये करेंगे ही करेंगे, और इनका एक दूसरा काम भी होता है, और वो दूसरा काम क्या होता है कि ये रिलेट करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई? ये रिलेट करते हैं, या फिर कहूं ये जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। और किस चीज को ज्वाइन करते हैं? तो भाई ये ज्वाइन करते हैं दो क्लॉजेस को। ठीक है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एक तो प्रोनाउन का काम करते हैं और दूसरा आपका रिलेट करने का काम करते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं? एक बार जल्दी से बताएंगे, ये बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं? जल्दी से। अब दूसरा पॉइंट, हम पहले दूसरा पॉइंट समझने से पहले एक पॉइंट ये समझेंगे कि किस तरीके से ये ज्वाइन करते हैं भाई, किस तरीके से ये रिलेट करने का काम करते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई मेट अ मैन, या आई मेट अ मैन। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा अ मैन मैन whose his मैजिक। देखो भाई, मैंने दो सेंटेंस आपके सामने लिखे, एक आई मैट द मैन और एक अ मैन शोज हिज मैजिक। देखो भाई, दोनों सेंटेंस में आपको बहुत कॉमन कॉमन सी बातें समझनी है। देखो भाई,
एक ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक ये कंप्लीट सेंटेंस है। आप इन दोनों सेंटेंस में क्या देखोगे कि इसमें भी मैन हमने लिखा हुआ है और इसमें भी मैन हमने लिखा हुआ है। दोनों सेंटेंस में मैन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखें तो हमें मैन को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार लिखने की जगह पे हम मैन को 1 बार लिख दें और 1 बार मैन के लिए क्या लिख दें? एक बार मैन के लिए क्या लिख दें? एक बार मैन के लिए हम लिख दें भाई कोई प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को बार-बार रिपीट करने से अच्छा है कि प्रोनाउन लिख दिया जाए। ठीक है? सो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि प्रोनाउन लिख सकते हैं। दूसरा क्या है भाई? एक ये अलग सेंटेंस, एक ये अलग सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए होगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एक तो हमको प्रोनाउन चाहिए और दूसरा हमको कंजंक्शन चाहिए। तो या तो हम क्या करें कि प्रोनाउन अलग लगाएं और कंजंक्शन अलग लगाएं और ऐसे लिख दें इस तरीके से, यहां पे ऐसे लिख दें अ मैन। देखो भाई दोनों चीजें लगाऊंगा इसमें, शोज हिज मैजिक, एक मैन अपना मैजिक दिखाता है। एंड, अब एंड क्या आ गया भाई? एक कंजंक्शन होता है एंड। एंड आई मैट हिम, और मैं उससे मिला, और हिम आपका क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। तो आपने देखा कंजंक्शन हमने अलग लगाया, प्रोनाउन हमने अलग लगाया, लेकिन इन दोनों ही काम को एक ही शब्द कर सकता है। और वो शब्द अपने आप में क्या होता है? क्योंकि वो प्रोनाउन का काम भी करेगा और जोड़ने का काम भी करेगा, इसीलिए उसको कह देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वॉइस स्लो आ रही है, अब बताइएगा भाई। अब वॉइस थोड़ी तेज आ जाएगी, माइक को मैंने एकदम मुंह के पास पहुंचा दिया है। ठीक है, देखो अब हम ये कह सकते हैं कि एक ये सेंटेंस जो हमने लगाया इसमें एक कंजंक्शन लिखा और एक प्रोनाउन लिखा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? एक ही शब्द में दोनों काम कर देता है। तो क्या हम कर सकते हैं? हम ऐसे अगर लिखते हैं आई मैट द मैन, आई मैट द मैन हु shows हु shows his मैजिक, जो अपना जादू दिखाता है। अब इस सेंटेंस को समझना भाई। अब देखो हमने हु लिखा, अब हु के दो काम है। दो काम कौन से हैं? ये सो आपकी वर्ब है, ठीक है, और अगर कोई वर्ब हमने लगाई है तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो हु आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहला काम तो हु का क्या हो गया? सब्जेक्ट है। और अगर कहीं पे हमने सब्जेक्ट को यूज किया है तो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। पहली चीज ये है कि भाई ये अपने आप में प्रोनाउन का काम कर रहा है। दूसरी चीज देखेंगे भाई, एक क्लॉज ये हो गई आई मैट द मैन, और दूसरी क्लॉज हो गई हु सोज हिज मैजिक। ये दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम किसने कर दिया? हु ने। तो हु ही जोड़ने का काम कर रहा है, हु ही प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि रिलेट भी कर रहा है और ये आपका प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए ये इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में एक विचार और आएगा, वो विचार क्या होगा कि सर आपने यहां पे इस सेंटेंस को आगे क्यों लिखा, इसको पीछे क्यों लिखा, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? भाई क्या होता है, जहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना होता है, जहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना होता है, वहां से जस्ट पहले एक नाउन आता है, और वो वही नाउन होता है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, और हु किसके लिए आया है? भाई इस मैन को रेफर कर रहा है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वो शब्द लिखा जाना चाहिए जिस शब्द के लिए या जिस शब्द को रेफर करने के लिए, जिस शब्द को निर्देशित करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इस मैन के लिए हु लगा सकते थे, या तो इस मैन के लिए हु आएगा या इस मैन के लिए हु आएगा। और अगर ये वाला सेंटेंस बेटा मैंने पहले लिख लिया, ये वाला मान लिया मैंने पहले ऐसे लिख दिया अ मैन
shows his मैजिक। बेटा देखो दोनों में कॉमन क्या था, एक ये कॉमन था और एक ये कॉमन था। और अगर बेटा मैन को शुरू में ही लिख दिया तो फिर रिलेट कैसे करूंगा। अब यहाँ पे अगर हु लगाऊंगा तो ये हु तो मैजिक के लिए आ गया क्योंकि हु के पहले तो मैजिक है। इसका मतलब है कि हम पहले वो सेंटेंस लिखेंगे जिसके लास्ट में वो शब्द हो जो कि आपको कहा रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लगाना है, यानी जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना है ये आपका पीछे होना चाहिए। ऐसे ही और एग्जाम्पल में जैसे आपको दे सकता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दो सेंटेंस मैंने लिखे। मैंने लिखा आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर, योर ब्रदर इज अ टीचर। अब भाई दो सेंटेंस मैंने लिखे, दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब दोनों में सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों में भाई हमको देखना है कि क्या कॉमन है। देखो इसमें भी ब्रदर है और इसमें भी ब्रदर है, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है तो एक जगह पे इसके लिए प्रोनाउन लगा सकते हैं, एक जगह पे इसके लिए प्रोनाउन लगा सकते हैं। ठीक है, एक जगह पे इसके लिए प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि भाई हमें पहले कौन सा लिखना चाहिए। पहले भाई हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि इसके पीछे हम कुछ ऐड कर पाएंगे। अगर इसको लिखना चाहिए तो ये सेंटेंस हम कैसे लिख देंगे, आई मेट योर ब्रदर हु इज अ टीचर। लेकिन फिर आप मुझसे कहते हो नहीं सर हमको तो पहले यही लिखना है, हम नहीं लिखना चाहते उसको पहले। बेटा अगर ये पहले लिखना है तो जैसे ही योर ब्रदर आपने लिखा उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो पूरी रिलेटिव क्लॉज कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो अगर इसको पहले लिख दोगे तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, योर ब्रदर। कैसे लिखेंगे भाई, योर ब्रदर से शुरुआत करेंगे और फिर क्या लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे हु हुम लिखना है, बताऊंगा हु आएगा या हुम आएगा। हुम लिख देता हूं अभी, फिर समझाता हूं कि हुम क्यों लिखा। हुम आई मेट इज अ टीचर। देखो भाई अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहली बात तो ये रही कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, हुम का प्रयोग किया। बेटा क्यों, हमने ये चीज पहले लिखी, इस चीज के जस्ट बाद में रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना जरूरी है क्योंकि यही दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हुम इसलिए लिखा क्योंकि अब की बार भाई इस वाले ब्रदर की जगह पे आ रहा है और ये ब्रदर ओरिजिनल सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट था। तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट था। इस वाले में हमने ये लिखा, यहाँ पे इस वाले ब्रदर की जगह पे हमने ये लिखना था रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्योंकि ये वाला ब्रदर क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हु लिखा। दूसरे वाले सेंटेंस में इसकी जगह पे लिखा तो ये वाला अपने आप में ऑब्जेक्ट था तो हुम लिखा। तो भाई ये इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो हम लिखेंगे योर ब्रदर हुम आई मेट इज अ टीचर, योर ब्रदर हुम आई मेट इज अ टीचर। ठीक है, तो क्योंकि हुम यहाँ पे ब्रदर ऑब्जेक्ट था तो इसकी जगह पे लिखेंगे तो हुम ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इस वाले ब्रदर की जगह पे लिख रहे थे तो क्योंकि ये सब्जेक्ट था तो हु आ गया। इसी प्रकार से हमें देखना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे एक बार फिर से और इसको देखने का प्रयत्न करते हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। देखो मुख्यतः आपके चार रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से, एक तो हु और हुम, दूसरा विच और चौथा दैट। आपका हु जो है हमेशा और हमेशा आपका सब्जेक्ट के तरीके से आता है, हुम जो है आपका ऑब्जेक्ट के तरीके से आता है। विच और दैट, विच और दैट जो होते हैं भाई ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, दोनों के तरीके से। हु और हुम जो होते हैं भाई ये ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, यानी कि मानवों के लिए प्रयोग करे जाते हैं हु और हुम। विच जो है बेटा ये थिंग्स के लिए आता है, यानी कि वस्तुओं के लिए आता है। और ये जो दैट है ये बेटा थिंग्स के लिए भी आ सकता है, साथ ही साथ में ये ह्यूमन के लिए भी
आ सकता है। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है रिलेटिव प्रोनाउन के, इन सबको सारे बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, इन सबको सारे बच्चे नोट कर लेंगे। बाकी इन चीजों को भी डिटेल में और पढ़ेंगे। ये जो मैंने कनेक्ट करना सिखाया, ये जस्ट एक बेसिक बेसिक 2-3 पॉइंट बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ बहुत खास हो। बस एक चीज आपको और जो याद रखनी है वो क्या है कि जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको कह देते हैं हम एंटीसीडेंट। क्या कह देते हैं? एंटीसीडेंट। तो इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। इसका बहुत रोल रहेगा, तो इस शब्द को याद रखेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पे ब्रदर एंटीसीडेंट है, यहां पे भी ब्रदर एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट को हमने लिख रखा है रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखी गई नाउन या प्रोनाउन को बाद वाली वर्ब से रिलेट करते हैं, और नाउन या प्रोनाउन और उस नाउन या प्रोनाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं भाई। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाएगा। इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसके नोट्स कैसे बनाएं? बेटा जो जो लिखाते जा रहा हूं सारा का सारा चेपते जाओ, ठीक है? साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हो, अरे यार प्रिंस कुमार, ऐसी कौन सी वॉइस प्रॉब्लम हो गई? पूरी क्लास में एक तुम्हें ही वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? पिछले आधे घंटे से यही यही बात बोले जा रहे हो, वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम। सारी क्लास भी तो पढ़ रही है मेरे भाई, आपको ही दिक्कत आ रही है वॉइस में? बेटा हु हुम सब समझाऊंगा, चिंता मत करो, रुको तो सही। अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें बताइए कि क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या ये समझाया है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है ये समझाया है। अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन देखो क्या क्या आते हैं, ये देखेंगे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि कहां पे हु आएगा और कहां पे हुम आएगा, इन दोनों के डिफरेंस पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि कहां पे बेटा विच आएगा और कहां पे आपका हु आएगा या हुम आएगा, है ना, इस पे। तीसरा बनता है कि कहां पे दैट आएगा और कहां पे विच आएगा। चौथा आपका बनता है कहां पे दैट आएगा और कहां पे हु या हुम आएंगे। सबसे पहले बेसिक बेसिक यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझेंगे हु और हुम में क्या डिफरेंस है। अगर आपको अगली क्लॉज में सब्जेक्ट की कमी दिखाई दे तो आप लगा दोगे हु, ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट की कमी दिखाई दे तो आप लगा दोगे क्या भाई? हुम। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। दूसरी बात करेंगे भाई विच। विच में और हु में क्या फर्क है? अगर किसी एंटीसीडेंट को आपने देखा और वो एंटीसीडेंट अपने आप में क्या है? कोई थिंग है। अगर एंटीसीडेंट अपने आप में क्या है? कोई थिंग है, तो ऐसे केस में हम विच का प्रयोग करेंगे। अगर एंटीसीडेंट अपने आप में ह्यूमन है तो ऐसे केस में हम हु हुम का प्रयोग करेंगे। और हु हुम में से भी कौन सा? सब्जेक्ट है तो हु और ऑब्जेक्ट है तो हुम। भाई दैट के यूसेज हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो चीजें समझी हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक बार 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको ये पहचानना है कि कौन से में हु आएगा और कौन से में हुम आएगा। आपकी सुविधा के लिए पहला क्वेश्चन मैं देख के बता देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है? पहली, ठीक है, देखो देखो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है, जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है उसमें आपको काउंट करने हैं क्या? सब्जेक्ट। जैसे ही आपने सब्जेक्ट देखा उस सब्जेक्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए क्या? वर्ब। अगर सेंटेंस में 3 वर्ब हैं और 2 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहा होगा? सब्जेक्ट रहा होगा। मान लीजिए किसी सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट भी हैं 3 वर्ब हैं, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट क्यों बन जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो 4 हो जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, जितने
सब्जेक्ट होंगे बराबर उतनी ही वर्ब होंगी भाई। ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, आई न्यू द मैन हु कविता मैरिड। देखो भाई, एक आपका सब्जेक्ट आया आई और इसके लिए वर्ब आ गई न्यू, यहां पे हिसाब किताब बराबर। इस न्यू वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया द मैन, तो द मैन अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर आगे हम बढ़े, एक वर्ब आ गई आपकी मैरिड और उसके लिए सब्जेक्ट आ गया कविता। अब एक बात बताओ, वर्ब कितनी थी भाई, एक वर्ब ये थी और एक सब्जेक्ट ये था, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक तो न्यू और एक मैरिड, दो वर्ब हैं, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं, एक तो आई और एक आपका कविता। दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि पहले से ही सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब पहले से बराबर है, इसका मतलब हमें सब्जेक्ट की नहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हुम लगाएंगे। विच क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मैन आपका ह्यूमन है और ह्यूमन के केस में हम विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहले वाले में क्या आ गया, हुम आ गया भाई, ठीक है, हुम आ गया। सेकंड सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन सबको एक बार आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई दूसरे वाले पे। देखो, दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे एक बार भाई। एक सब्जेक्ट आई और उसके लिए वर्ब न्यू, इसका हिसाब बराबर, ठीक है। इस न्यू वर्ब, देखो भाई ध्यान देने वाली बात है, बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अगर वर्ब आपकी यहां लिखी हुई है तो वर्ब के इधर क्या होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आ जाओ, वर्ब ये थी तो सब्जेक्ट आई हो गया, तो ये जो द मैन लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद में एक वर्ब है मैरिड। अब की बार बेटा देखो, मैरिड के इधर है कविता, तो कविता अब की बार क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो इस मैरिड वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए भाई, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब तो है हमारे पास लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा होगा, ये। तो इसका मतलब है हुम का नहीं, हु का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए दूसरे वाले में आपका हु आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई मैट द मैन, आई सब्जेक्ट है बेटा, उसके लिए मैट आपकी वर्ब है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है द मैन, ठीक है, द मैन। तो हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, हिसाब बराबर। दूसरा देखेंगे भाई, एवरीबडी एक सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब क्या हो गई, थिंक हो गई। बेटा हम कह सकते हैं दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, बराबर हिसाब। तीसरी वर्ब आपकी क्या है, इज है। इस इज वर्ब के लिए क्या कोई सब्जेक्ट आपके पास में है, इस इज वर्ब के लिए क्या कोई सब्जेक्ट आपके पास में है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि है ही नहीं भाई। इज के लिए सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी हो नहीं सकता क्योंकि वो तो थिंक वर्ब का है। आई हो नहीं सकता क्योंकि वो तो मैट वर्ब का है। मैन हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर इसका मतलब है इस इज के लिए कोई तो सब्जेक्ट होगा। इस इज के लिए सब्जेक्ट फिर बेटा ये होगा, और अगर सब्जेक्ट होगा तो हुम का नहीं हु का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है भाई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये सेंटेंस समझ ना आया हो, चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे भाई। द पर्सन हुम यू क्रिटिसाइज्ड इन योर ब्लॉग हैज रिटन यू अ लेटर। देखो भाई, सेंटेंस के शुरुआत में नाउन या प्रोनाउन आ गया तो आप क्या कहोगे, ये क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, देखो क्रिटिसाइज वर्ब है
और वर्ब के इस साइड में सब्जेक्ट हुआ करता है, तो दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। एक वर्ब भाई ये हो गई और दूसरी वर्ब भाई ये हो गई। ठीक है, इसको तीसरी वर्ब मत मान लेना क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसी की मेन वर्ब है, तो दूसरी वर्ब आपकी ये हो गई। ठीक है, अच्छा ये वाला जो यू है ये बेटा क्योंकि वर्ब के इस साइड है तो ये वाला यू आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हैज रिटन यू अ लेटर। अब एक बात देखो भाई, कितने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट। कितनी वर्ब हैं, एक वर्ब और दो वर्ब, यानी दो ही सब्जेक्ट हैं दो ही वर्ब हैं। इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए था तो फिर यहाँ पे बेटा whom एकदम करेक्ट है, whom एकदम करेक्ट है। और जो फोर्थ सेंटेंस है आपका एकदम करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर आपको नहीं दिखना है। ठीक है, कोई भी एरर इसमें नहीं दिखेगा। बेटा प्रीतिका बताओ ये सेंटेंस समझ आया है या नहीं समझ आया है, बताओ जल्दी जल्दी। तो फोर्थ आपका करेक्ट है, और जो फोर्थ में हु लगाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा वो सारे गलत हैं। फोर्थ में हु नहीं आएगा, सगाफ रजिया बेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। बेटा और क्या डिटेल में समझाऊं, बताओ कौन सी चीज समझ नहीं आई। करण अच्छे से बताओ कि सर ये वाली चीज समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा रिटन वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और रिटन आपकी मेन वर्ब है। ये दोनों मिलके एक ही वर्ब है, ये दो वर्ब नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके एक ही वर्ब है, ये दो वर्ब नहीं है। ठीक है बेटा, बाद में भूलोगे ही अगर रिवाइज नहीं करोगे। अगर बाद में रिवाइज कर लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो खूब धूमधाम से भूल जाओगे। बेटा रिटर्न इसलिए वर्ब नहीं है क्योंकि हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और रिटर्न आपकी मेन वर्ब है, दोनों मिलके एक वर्ब है। ठीक है, दोनों मिलके आपकी एक वर्ब है। यहाँ पे लिख देता हूं इस बात को, हैज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इसी के लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है रिटर्न। यहाँ पे देखना भाई, थिंक आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती और इज आपकी मेन वर्ब नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक वर्ब ये थी, ये अलग है, और ये वर्ब अलग है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आ जाओ अगले, दोबारा से समझा देता हूं एक बार। पहला सब्जेक्ट आपने, अगर सेंटेंस की शुरुआत में कोई नाउन प्रोनाउन आता है वो तो सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट हो गया बेटा पर्सन। दूसरा सब्जेक्ट देखो क्रिटिसाइज वर्ब है, और वर्ब के जो इस साइड होगा वो क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। तो बेटा यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट हो गए। अब एक वर्ब हो गई क्रिटिसाइज, दूसरी देखो इन आपकी वर्ब हो नहीं सकती, योर ब्लॉग आपकी वर्ब हो नहीं सकती, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है रिटन। आपको ये पता होना चाहिए, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हैज के बाद में हैज हो, हैव हो, या फिर बेटा हैड हो, अगर इन तीनों के बाद में नाउन आता है, अगर नाउन आ रहा है तो ये किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। ठीक है, लेकिन अगर हैज के बाद में या फिर हैव के बाद में या फिर हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब क्योंकि इस सेंटेंस को आपने देखा कि हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ब काउंट नहीं होंगी, वो एक ही काउंट होगी। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर योर ब्लॉक क्या है, बेटा इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है योर ब्लॉक। योर ब्लॉक इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बेटा दैट की बात हम बाद में करेंगे राजा, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हमें हु और हुम के अंतर को समझना है। ठीक है, अब भाई एक बार तीसरे सेंटेंस को भी दोबारा समझ लेते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर तीसरे वाले को भी फिर से समझा दीजिए, तो अगर आप लोग कहेंगे तो भाई 4 बार समझाना पड़ेगा, तो 4 बार भी समझाएंगे। 1% दिक्कत मत लो, एक ही पर्पज होना चाहिए कि लास्ट में आपको समझ आ जाए। देखो भाई, सब्जेक्ट आई है, सेंटेंस की शुरुआत में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट होता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया।
और सब्जेक्ट देखो मैट आपकी वर्ब है तो इसके इस साइड वाला सब्जेक्ट, ठीक है, ये अपने आप में वर्ब और इसके इस साइड वाला ऑब्जेक्ट कह सकते हैं भाई, यही तो समझाया था अभी। अच्छा तो एक सब्जेक्ट आ गया और एक वर्ब आ गई। आगे हमने देखा बेटा whom को छोड़ दीजिए। अब देखो एवरीबडी को आप ऑब्जेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसकी साइड में कोई वर्ब क्यों नहीं है, नहीं है ना इस साइड में। इसका मतलब है इस थिंक वर्ब के हिसाब से देखेंगे, अगर थिंक आपकी वर्ब है तो इसके इस साइड आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसके इस साइड तो कोई नाउन है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट तो आने से रहा, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब थिंक बेटा दूसरी वर्ब हो गई, तो दो वर्ब आपकी आ चुकी और दो सब्जेक्ट भी आपके आ चुके। लेकिन इज भी तो एक वर्ब है, तो वर्ब तो बेटा तीसरी भी आ गई, लेकिन सब्जेक्ट तो दो ही है। और इज के इस साइड में जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आपका ये भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस इज वर्ब के लिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। इसीलिए हुम की जगह पे हु का प्रयोग किया जाएगा, हुम की जगह पे हु का प्रयोग किया जाएगा। बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, बता तो रहा हूं बार बार कि वर्ब के इस साइड में सब्जेक्ट, वर्ब के इस साइड में ऑब्जेक्ट, यही तो बता रहा हूं और वही पहचानना तो दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब इसमें और क्या बताऊं अंकित कुमार, पहचानना ही तो बता रहा हूं। देखो आगे पांचवा सेंटेंस देखो, पांचवा सेंटेंस, आई मेट द गर्ल whom he says loves him the most। देखो आई एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में नाउन प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट ही होगा। दूसरा देखेंगे मैट आपकी वर्ब है, मैट आपकी क्या है, वर्ब है, और द गर्ल आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के इस साइड में सॉरी वर्ब के इस साइड में सब्जेक्ट और वर्ब के इस साइड में ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बना। आगे बढ़े जैसे ही एक आपकी वर्ब है बेटा से का मतलब होता है कहना, अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट इधर है और इसका ऑब्जेक्ट तो इधर होने से रहा। क्यों बेटा, लव तो अपने आप में वर्ब है, तो ये भी आपकी क्या है, वर्ब है। तो आपने देखा एक वर्ब तो ये रही, ठीक है, एक वर्ब आपकी ये रही, एक वर्ब आपकी ये रही, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे कितनी वर्ब आ गई, वर्ब आ गई बेटा तीन, और सब्जेक्ट कितने आए, एक सब्जेक्ट आपका ये आई रहा, दूसरा सब्जेक्ट आपका ये ही रहा, तीसरे सब्जेक्ट की कमी है। इस लव वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, अगर तीसरा सब्जेक्ट चाहिए तो वो यहां से बन जाएगा, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आगे देखो भाई, आगे आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसको देखो एक बार, लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसको देखो, आई मैट द गर्ल। अब देखो यहां पे हुम कर रखा है, और हुम अब की बार सही होगा, क्यों, क्योंकि देखो इस मैट वर्ब के लिए सब्जेक्ट आई रहा, से वर्ब के लिए सब्जेक्ट ही रहा, और इस लव वर्ब के लिए ये वाला ही रहा। यानी हम कह सकते हैं जितनी तीन वर्ब आई थी तीनों के सब्जेक्ट आ गए, अगर तीनों के सब्जेक्ट आ गए तो फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे करेक्ट है, फिर आपका ऑब्जेक्ट करेक्ट है। तो 6 में हुम सही है, 5 में हुम गलत था, हु आना था, ठीक है, तो 6वां आपका करेक्ट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे अब, आगे देखो 4 क्वेश्चन और आपके सामने, खुद से करके देखो एक बार, एक एक चीज को खुद से पहचानो और खुद से करने का प्रयास करो।
आ जाओ भाई। पहला सेंटेंस देखेंगे। वी हैव आइडेंटिफाइड द मैन हु हेल्प्ड देम यस्टरडे। वी हैव आइडेंटिफाइड द मैन हु हेल्प्ड देम यस्टरडे। देखो भाई, सबसे पहले वी एक सब्जेक्ट हो गया और हैव आइडेंटिफाइड एक वर्ब हो गई। बेटा इसमें दो वर्ब नहीं गिनेंगे, एक, क्योंकि हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ रखी है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, सो वी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब ये हो गई। आगे वर्ब के इस साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आगे एक वर्ब आ गई आपकी हेल्प। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्ब कितनी आई? दो, और ये देम क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के इस साइड ऑब्जेक्ट आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब आ गई दो, एक ये वाली और एक ये वाली, और सब्जेक्ट आपका मिला एक ही जो कि वी है। तो इसका मतलब है हु आपका करेक्ट है। फिर हु आपका करेक्ट है, तो पहले में हुम नहीं लिखेंगे, हु लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट की कमी है तो हु आएगा। सब्जेक्ट की अगर कमी है तो हु आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर कमी है तो हु आएगा। बेटा कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने ये सब बता रखा है, यहाँ पे फिलहाल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं। आ जाओ। वी हैव आइडेंटिफाइड द मैन whom दे हेल्प्ड यस्टरडे। अब देखो दूसरे वाले को भाई, वी एक सब्जेक्ट, हैव आइडेंटिफाइड वर्ब। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, पहला वाला सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, आगे द मैन, द मैन आपका क्या बना बेटा? ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, आगे एक वर्ब हो गई आपकी क्या? हेल्प, तो ये भी वर्ब है। और अगर ये वर्ब है, इसके इधर साइड आ रखा है दे, तो ये सब्जेक्ट है। अब आप देखिए वर्ब कितनी है? दो, एक ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये, एक ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये। इसका मतलब है अगर सब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है, अगर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो अब की बार हुम भी करेक्ट है। ठीक है, हुम भी अपने आप में करेक्ट है। तो दोनों ऊपर वाले करेक्ट हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए था, पहचानना आना चाहिए था भाई। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिलेटिव प्रोनाउन की एक सीट के थ्रू दे दिए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस नीचे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हु आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब भाई सबसे पहली बात यह है, क्या न्यूट्रिएंट्स इंसान होते हैं? बेटा न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हमारे खाने में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, ऐसी चीजें जो पोषक तत्व होते हैं, तो उन पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। और क्या ये पोषक तत्व ह्यूमन है? नहीं है बेटा, ये तो थिंग है। और अगर थिंग आ रखी है एंटीसीडेंट में, तो हु या हुम का नहीं, विच का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो थर्ड सेंटेंस में आपका आ जाएगा विच, थर्ड सेंटेंस में आपका आ जाएगा विच। आगे देखेंगे, द एक्टर हु वी मेट यस्टरडे हैज वन 2 नेशनल अवार्ड्स। जैसे ही हमने देखा द एक्टर, सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट। दूसरा आपने देखा कि मैट आपकी क्या है? वर्ब है बेटा, मैट तो वर्ब है, और इस वर्ब के इस साइड जो आया है यानी कि वी, तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हो गए? दो, और वर्ब कितनी हुई है? एक ये वर्ब है, और आगे हैज वन, ये भी वर्ब है, दो वर्ब है। इसके आगे 2 नेशनल अवार्ड्स आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कह सकता हूं वर्ब दो हैं, सब्जेक्ट कितने आ गए? एक तो ये एक्टर सब्जेक्ट आ गया और दूसरा वी सब्जेक्ट आ गया। दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट आ चुके। इसका मतलब है कि अब तीसरे सब्जेक्ट की गुंजाइश नहीं है। अगर तीसरे की गुंजाइश नहीं है तो हु का नहीं, हुम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हुम का प्रयोग किया जाएगा। अब एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अब एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि भाई क्या ये जो पॉइंट मैंने हु हुम के समझाए हैं ये क्लियर हैं या नहीं? जल्दी से एक बार बताओ भाई, क्योंकि बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया गया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा बेनिफिशियल के साथ टू फॉर दोनों चल जाते हैं। बादल, सीट बेटा यहीं पे मिल जाएगी जहां पे क्लास नोट्स मिलते हैं, उसी जगह पे। क्लियर है भाई? समझ आ गया ना? चलो भाई,
अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ और क्वेश्चन आपके सामने हैं जल्दी से, और इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। शो मी द बुक हु यू बॉट यस्टरडे। शो मी का मतलब है मुझे दिखाओ, और क्या दिखाओ? द बुक। बेटा एक बात बताओ, बुक ह्यूमन है या थिंग? तो आप कहोगे सर ये तो थिंग है, और थिंग के लिए हु लगाओगे या विच? तो आप लगाओगे सर जी विच। क्या लगाओगे? विच। क्या लगाओगे? विच। ठीक है, विच लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूं, ये थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा साइड छोड़ के मैं खुद से ही कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं, उनके आंसर करेंगे पहले भाई। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा ही लॉस्ट द पेन whom his girlfriend gifted। दूसरा, he painted his room who was used for the party। देखो भाई बहुत सिंपल होते हैं ये, विच और हु के डिफरेंस वाले आसान होते हैं। क्यों? जैसे ही देखा भाई, अगर अगर पेन आ रखा है तो पेन के लिए हु नहीं लगाया जाएगा बेटा, पेन के लिए क्या लगाया जाएगा? विच। पेन के लिए क्या लगाया जाएगा? विच। ऐसे ही हिज रूम है तो बेटा रूम के लिए हु नहीं लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? विच। तो रूम के लिए क्या लगाया जाएगा? विच लगाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान आसान होते हैं, ये विच वाला सबसे आसान होता है। ठीक है, लेकिन इसमें डाउट कहाँ आता है? डाउट आता है बेटा ऐसे सेंटेंसेस पे जो यहाँ पे लिखा गया है। अब एक बार जो सेंटेंस नंबर 2 है उसका आंसर करने का प्रयत्न करेंगे, पहले उस सेंटेंस को समझेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे भाई। जैसे कि सेकंड सेंटेंस को एक बार बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से पढ़ेंगे। हमने देखा ही सब्जेक्ट है, ही सेंट क्या भेजा? अ गिफ्ट। किसको? टू हिज फ्रेंड। और आगे लगा दिया बेटा दैट, और दैट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। दैट के पहले क्या रखा है बेटा? हिज फ्रेंड। क्या रखा है? हिज फ्रेंड। तो मैं कह सकता हूं कि हिज फ्रेंड किसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। दैट ही बॉट यस्टरडे। पहली बात यह है कि अगर बेटा हिज फ्रेंड एंटीसीडेंट है, हमने क्या बताया था कि एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट को आगे आने वाली वर्ब से रिलेट करता है। अगर एंटीसीडेंट हिज फ्रेंड है तो इसका मतलब है कि ही बॉट यस्टरडे, तो उसने खरीदा। क्या आप दोस्त को खरीदे थे या आप गिफ्ट को खरीदे थे? ठीक है, क्या आप, ये बॉट का मतलब बेटा खरीदा, आपने खरीदा, क्या खरीदा था? क्या आपने दोस्त खरीदा था या फिर गिफ्ट खरीदा था? तो आप कहोगे कि आपने गिफ्ट खरीदा था ना कि दोस्त। तो बेटा दोस्त को तो नहीं खरीदोगे। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे दैट की जगह पे हु लगा दो। बेटा हु लगा दिया तो कैसा मीनिंग आया? ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। उसने गिफ्ट भेजा किसके लिए?
फ्रेंड के लिए, और कौन से फ्रेंड के लिए? दैट ही बॉट यस्टरडे या हु ही बॉट यस्टरडे, जिसको उसने कल खरीदा था। तो बेटा दोस्त को नहीं खरीदा था, तो ना तो हु काम आएगा ना दैट काम आएगा। फिर काम क्या आएगा? एक काम कर सकते हैं कि क्यों ना ये करें कि ये हिज फ्रेंड जो है उसको यहां रख दें, हिज फ्रेंड को यहां रख दें और गिफ्ट को पीछे कर दें। तो हम ये कर सकते हैं कि गिफ्ट को पीछे कर दें और हिज फ्रेंड को आगे कर दें। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही सेंट हिज फ्रेंड a gift. He sent his friend a gift that he bought yesterday. That he bought yesterday. जिसको उसने कल खरीदा था। ठीक है बेटा, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव होने के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज करे जाने वाला जो वर्ड होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। स्टार्टिंग में ही बोला था कि एंटीसीडेंट क्या होता है, इसको समझ लो। एंटीसीडेंट पूरे प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट को ही कनेक्ट करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। अगला सेंटेंस देखो, ही सेंट हिज फ्रेंड द गिफ्ट दैट ही मेट यस्टरडे। अब एक बात बताओ भाई, मेट का मतलब है मिलना। आप गिफ्ट से कल मिले थे या आप अपने दोस्त से कब मिले थे? आप दोस्त से मिले थे या गिफ्ट से मिले थे? बेटा अगर मिलने के सेंस में बात करोगे तो मिलना किससे हुआ होगा? दोस्त से। लेकिन यहां पे क्योंकि दैट के पहले क्या है? गिफ्ट, तो सेंटेंस के हिसाब से किससे मिले? सेंटेंस के हिसाब से किससे मिले? सेंटेंस के हिसाब से आप गिफ्ट से मिले। आप गिफ्ट से नहीं मिलोगे, किससे मिलोगे? दोस्त से। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? गिफ्ट को पहले रखना है और फ्रेंड को बाद में। और इसको रिफ्रेज करके ऐसे लिख दोगे, ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट ही मेट यस्टरडे। हेलो, हाँ, क्यों? हम्म, वही क्लास है मेरी 2 बजे, पीपीटी तो टाइम से चाहिए मुझे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड दैट ही मेट यस्टरडे। ठीक है, हिमांशु भाई आज करा दूंगा। देखो अगला, द मैन आउटसाइड हु इज वियरिंग अ कैप इज माई ब्रदर। अब देखो कई बार बच्चों को क्या लगता है कि सर हु के पहले तो आउटसाइड आ रखा है। बेटा आउटसाइड तो अपने आप में एक एडवर्ब होता है। अगर कोई एडवर्ब वगैरह रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आ जाए तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उससे पहले वाले शब्द को मानते हैं। तो यहाँ पे हम द मैन को मान लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट के बीच में कोई और वर्ड आ जाए। ठीक है, तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इस प्रकार के और क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कब कब रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट से दूर कर सकते हैं, कब कब पास रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आगे आने वाली 2 क्लास के अंदर पूरा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। आज क्लास नंबर शायद 8 थी, 8, उसके बाद 9 और 10 रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। क्लास नंबर 11 और क्लास नंबर 12 पूरा प्रोनाउन खत्म। ठीक है, 12 क्लास प्रोनाउन की देंगे, लेकिन सच में शिद्दत से आपको पढ़ा के देंगे। बेसिक से लेके, जीरो से लेके हीरो लेवल तक का कंटेंट आपको देके जाएंगे।
तो तसल्ली से बस पढ़ते रहिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कल शुरुआत के 5 मिनट डाउट्स हम लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।